हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट क्लब में। आज हम करेंगे पार्ट 3 चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप से शुरू करेंगे हम टॉपिक अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। All was going very well. Okay, Napoleon was also accepted in some places, not so much accepted in some places. लेकिन obviously Napoleon के ambitious होने से, because Napoleon was so ambitious, people were now jealous of him. And who were these people? These people were conservative people. तो नेपोलियन को कंजर्वेटिव लोगों ने बैटल ऑफ वाटरलू में मिलके हरा दिया. नेपोलियन was defeated in the battle of Waterloo in 1815. NCERT doesn't tell you this. Okay? Now our question arises, who were conservative people? Now I'm very sure some of you might be thinking, are these the same people that we read about in class 9th in socialism in Europe? You are absolutely right. कंजर्वेटिव वही लोग होते हैं जिन्हें पुरानी चीजों में पुरानी चीजें ज्यादा पसंद होती हैं, जिन्हें बदलाव पसंद नहीं होता, who don't like any changes, like traditional institutions, family values, private property, चर्च, मोनार्की, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस पसंद होते हैं. एंड दे आफ्टर नेपोलियन यूरोप के कंजर्वेटिव लोगों को एक बात समझ आ गई थी दैट नेपोलियन को एलिमिनेट करना जरूरी था बिकॉज ही वाज वेरी एम्बिशियस एंड पीपल वर जेलस ऑफ हिम. कंजर्वेटिव पीपल वर जेलस ऑफ हिम, बट दे अंडरस्टूड दैट नेपोलियन हैड डेफिनेटली डन अ ग्रेट जॉब विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो उन्हें वो सारी चीजें नहीं हटानी थी, पर नेपोलियन को जरूर हटाना था. दे डिड नॉट वांट टू चेंज द डायनेमिक इकोनॉमिक सिस्टम, द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, द फ्यूडलिज्म दैट ही हैड अबॉलिश्ड. दे डिड नॉट वांट टू चेंज इट बैक. ये सब उनको पसंद आ रहा था, बट नेपोलियन पसंद नहीं आ रहा था. इसीलिए आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन, ऑल ऑफ द कंजर्वेटिव स्टेट्स दे गॉट टुगेदर एंड डिड अ ह्यूज पार्टी. पार्टी कहां पे हुई? पार्टी हुई ऑस्ट्रिया में. एंड ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच होस्टेड द पार्टी. कौन कौन थे इन चीजों में? कौन कौन थे इन पार्टी में? बाप. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फादर, आई एम टॉकिंग अबाउट BARP. B for Britain, A for Austria, R for Russia, and P for Prussia. BAP were the countries who were associated with this party. और पार्टी का नाम भी था, very fancy name. The fancy name is Treaty of Vienna. It happened in 1815, Austria. तो पार्टी में ये एक्सेप्ट किया गया कि नेपोलियन के चेंजेस को चेंज करना बहुत जरूरी है. नाउ पीपल वांटेड टू अनडू एवरीथिंग दैट नेपोलियन हैड डिड. टॉक अबाउट बर्बन डायनेस्टी. नेपोलियन ने बर्बन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया था, राइट? सो दीज कंजर्वेटिव पीपल रिस्टोर्ड द बर्बन डायनेस्टी इन द फ्रेंच सोसाइटी. पॉइंट नंबर 2, फ्रांस की जितनी टेरिटरीज थी वो इन नेशंस ने आपस में डिवाइड कर ली. एंड पॉइंट नंबर 3, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब कुछ जो नेपोलियन ने किया था, दैट वाज चेंज्ड कंप्लीटली. बाउंड्रीज वाज चेंज्ड. फ्रांस के आसपास स्टेट्स लगा दी गई थी सो दैट फ्रांस कांट एक्सपैंड. बच्चा, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, conservative people were afraid of Napoleon as well, also with the French people. Why? Because they had realized कि फ्रांस रेवोल्यूशन करने से बिल्कुल नहीं डरता है. फ्रांस इज नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ रेवोल्यूशन. सो सब कुछ कर दिया. और इतने ऑटोक्रेटिक थे, ऑटोक्रेटिक मीन्स मनमानी करने वाले थे. दे ऑलवेज बिलीव्ड इन एब्सोल्यूट रूल. उनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए था. दे डिड नॉट टॉलरेट एनी क्रिटिसिज्म और डिसेंट. कोई भी अगर उनके अगेंस्ट जाता था तो वो उसे पिटाई लगाते थे. दे यूज्ड टू कर्ब ऑल द एक्टिविटीज दैट वुड क्वेश्चन देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी. पॉलिटिकल अथॉरिटी का मतलब लेजिटिमेसी, राइट? सेंसरशिप लगा दिया था, सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब चल रहा था अब यूरोप में. इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग इन द न्यूज़पेपर, यू कैन नॉट. इफ यू वांट टू राइट अ प्ले दैट इज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव पीपल, यू कैन नॉट, बिकॉज हर जगह पे सेंसरशिप था. और ये सेंसरशिप भी हमारे लोगों को रोक नहीं पाया to raise their head. After so much that conservative people did, तब भी लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन जरूर याद था, लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स याद थे, and people were ready to go against the conservatives. Who were these people? These people were your liberal people, revolutionary people. अब लोगों को क्रांति चाहिए थी.
these liberal people, these nationalist people became revolutionary. उनको समझ आ गया था कि दिन दहाड़े वो मीटिंग करके प्लान नहीं कर सकते. They understood that they definitely can't meet in broad daylight and plan a revolution against the conservative people. इसीलिए वो लोग secrecy में मिलते थे. That's why they used to meet in secret societies. इसीलिए इन सोसाइटीज को बोला जाता है easy peasy secret societies. अच्छा, secret societies के objectives बिल्कुल क्लियर थे. They wanted to oppose the autocratic regime. मोनार्की अपोज करना चाहते थे, कंजर्वेटिज्म को अप्रोच करना चाहते थे. At the same time, they wanted liberty, freedom, individual rights and nation state also. देख रहे हो, धीरे धीरे हम नेशन स्टेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अपने चैप्टर में. अब इसी में एक आता है आपका 3 मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम. गुज़िप मजीनी एक ऐसा रेवोल्यूशनरी हुआ करता था जो इटली में पैदा हुआ था. ही वाज बोर्न इन इटली, जिनोवा, छोटे से टाउन में पैदा हुआ था 1807. ही वाज अ रेवोल्यूशनरी. इतना रेवोल्यूशनरी था, इतना अच्छा रेवोल्यूशनरी था दैट इवन व्हेन ही वाज इन हिज टीनेज, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी काराबोनारी में. और उसी सीक्रेट सोसाइटी में रहते हुए 24 इयर्स की उम्र में ही वाज इवन सेंट टू द जेल. क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन कर रहे थे लिगुरिया के लिए. लेकिन आफ्टर इवन आफ्टर व्हेन ही वाज बैक फ्रॉम जेल, ही डिड नॉट बज. उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी गुज़िप मजीनी ने. इनफैक्ट ही फाउंडेड 2 सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ हिज ओन. वन वाज यंग इटली, क्योंकि वो इटली के थे. दूसरी थी यंग यूरोप, बिकॉज इटली यूरोप में. इजी पीजी. यंग इटली वाज फाउंडेड इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप वाज फाउंडेड इन बर्न. मुद्दा सेम था, ऑब्जेक्टिव सेम था, मोनार्की को अपोज करना था, कंजर्वेटिज्म को cut this part. कंजर्वेटिज्म को मिटाना था और इसके साथ साथ नेशन स्टेट चाहिए था. All he wanted, all Mazzini wanted was unification of Italy. उन्हें लगता था कि this is the intention of the God. God wants human beings to live in a nation state. और अगर God चाहते हैं तो obviously Mazzini wanted to take it up. So unification of Italy, liberty, nation state, ये सब कुछ बन गए objective Mazzini के. And Mazzini became so famous throughout the Europe that all the other revolutionaries started looking up to Mazzini. लोग उनसे प्रेरणा लेते थे और प्रेरणा लेके people used to make their own secret societies. So अब क्या हो रहा था, इटली में ही नहीं, सीक्रेट सोसाइटीज जर्मनी में भी बन रही थी, फ्रांस में बन रही थी, स्विट्जरलैंड में बन रही थी, पोलैंड में बन रही थी. पूरे यूरोप में रेवोल्यूशनरीज फैलते जा रहे थे. और अगर पूरे यूरोप में रेवोल्यूशनरीज फैल गए हैं तो ऑब्वियसली आ एज ऑफ रेवोल्यूशन इज गोइंग टू कम. एज ऑफ Reading: A New Conservatism after 1815. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatism, a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. Conservatives believe that established traditional institutions of state and society, like the monarchy, the church, social hierarchies, property, and the family, should be preserved. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could, in fact, strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army, an effective bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, BARP, BARP, Britain, Austria, Russia, and Prussia, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up in the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that could come about in Europe during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it has annexed under Napoleon.
A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Thus, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to the Piedmont in the south. Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. The main intention was to restore the monarchical monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. Conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays, and songs and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution. The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press. The revolutionaries. During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of the struggle for freedom. One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. Born in Genoa in 1807, he became a member of secret society of Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile in 1813 for attempting a revolution in Liguria. He subsequently founded two more underground societies. First, Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern, whose members was like-minded young men from Poland, France, Italy, and the German states. Mazzini believed that God had intended nations to be natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic within a wide alliance of nations. This unification alone could be on the basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, and Poland. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. Figure 7, Giuseppe Mazzini and the founding of Young Europe in Bern, 1833. Printed by Giacomo Mantizza. If you like the video, please subscribe to my channel and press the bell icon and enjoy watching videos. Thank you for watching.